इस बार हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है इस दुनिया का सबसे ताकतवर मेज, इंसानियत की हिस्ट्री का सबसे पहला मेज जिसने 9 सर्कल्स को अचीव किया। ये इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों और एक लेजेंडरी हीरो के साथ निकल पड़ता है इस दुनिया के सबसे ताकतवर डिमोनिक मॉन्स्टर को मारने। पर बदकिस्मती से वो हीरो इतना लेजेंडरी नहीं निकला और वो उस डिमोनिक मॉन्स्टर के सामने आने से पहले ही मारा गया। अब बिना हीरो के उस डीमन किंग को मारना इम्पॉसिबल था, पर इनके ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो फिर भी अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे और इसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। और इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के फाइट की, पर फिर भी हार गए। पर अपने मेज ने अपनी मौत के आखिरी लम्हे में 10th सर्कल को अचीव कर लिया और अपनी मौत के आखिरी लम्हे में उसने एक आखिरी स्पेल पढ़ा जिसके सक्सेस होने के चांस सिर्फ 1% थे। और भले ही उस मॉन्स्टर ने इसे मार ही क्यों ना दिया, पर अंत में वो सक्सेसफुल हो गया और मरने के बावजूद उस स्पेल ने एमसी को इस समय में 20 साल पहले पहुंचा दिया। और अब हम देखेंगे कि क्या एमसी उस लूजर हीरो को रिप्लेस करके उस डीमन किंग को मार पाएगा। तो ये जानने के लिए तो तुम्हें इस कहानी को शुरुआत से देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और एक बंजर जमीन में आसमान में एक ब्लडी मून, उप्स, ब्लडी सन उग रहा है। ओ, पहली बार देखा है ना ब्लडी सन। उसी के नीचे एक बंजर जमीन में एक मैसिव मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है और हमारा सीन एक ऐसे पर्सन के हाथ पे आता है जिसने पहले ही दम तोड़ दिया है। जैसा कि हम सब देख ही पा रहे हैं, इसकी मौत जरूर इसकी छाती में घुसे इसी स्पीयर के कारण हुई है। ये देख के हमारा ये जादूगर बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच गया है और वो सोचता है कि ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था, उसके पास असीमित शक्ति थी और वो एक ऐसा हीरो था जिसे डीमन गॉड्स तक को मारने की शक्ति मिली थी। फिर भी वो मारा गया। चारों तरफ मातम का माहौल था। तभी ये प्रीस्टेस बोलती है कि डीमन गॉड का स्पीयर इसके दिल को छेद चुका है, हमने इसे रिवाइव करने के लिए अपने सारे स्पेल्स का यूज कर लिया, तो अब हमारे पास इसे रिवाइव करने का कोई और जरिया नहीं है। मेरे ख्याल से यही अंत है। ये सुन के ये जादूगर भी अपना सर पीटते हुए कहता है, ये मेरी ही गलती है जो मैंने इस डिक हेड को लीडर बनने दिया। एक आर्चर इसी जादूगर से कहती है, माइकल क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? ये सुन के एक बीस्ट जैसा हट्टा कट्टा इंसान फ्रस्ट्रेशन में कहता है, हाँ माइकल तुम एक 9th सर्कल के आर्च मेज हो, क्या तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया? तो माइकल कहता है, हाँ मैंने बहुत सारे स्पेल्स तैयार करके रखे थे, पर वो सारे ही इसी अजम्पशन पे थे कि वॉरियर अलाइव होगा। अब जब वो ही मर चुका है तो मेरी ये सारी अजम्पशंस बेकार ही हैं। देन सबकी नजरें इसी हीरो की तरफ फिक्स हो जाती हैं और इस बीस्ट के मुंह से बस गालियां ही निकलती हैं। और वो गालियां देते हुए कहता है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे हमें लीडर नहीं बनाना चाहिए, ऐसे पागल इंसान को लीडर बनाना बेवकूफी है। तो माइकल भी अपना सर झुका लेता है और वो हमें बताता है कि शुरुआत से ही मुझे और इसे हीरो और उसके कांग्रेट के तौर पे चुना गया था, पर मैंने इसमें हार मान ली क्योंकि मैं समझता था कि मैं इसके लायक नहीं था। पर अब जब हमने इतनी लंबी दूरी तय कर ली है तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये मेरी ही गलती थी। तभी ये डीमन गॉड भी एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अपने सारे डीमन किंग्स और सारे मॉन्स्टर को इनकी तरफ भेज देता है। और डीमन गॉड की दहाड़ से ही इन लोगों की तरफ बहुत सारे शॉकवेव्स निकलने लगती हैं, पर ये लोग भी इंसानियत के सबसे ताकतवर लोग थे। ये तुरंत खुद को संभालते हैं और माइकल कहता है, मैं अपने सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इसके लिए समय लगेगा। ये सुन के उसका बीस्टमैन वाला दोस्त उसके सामने आता है और वो कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ और बाकी सब मैं तुम पर ही छोड़ रहा हूँ। तो आर्चर कहती है, तो अब तुम आगे जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगी। इसके लिए बीस्टमैन भी अपना पंच बनाते हुए हाँ कर देता है और वो अपना पावरफुल सा पंच आगे जोड़ता है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर चीथड़े उड़ जाते हैं और इसकी ताकत का अंदाजा तुम इसी सीन से लगा सकते हो। और पीछे आर्च मैच माइकल अपना सबसे ताकतवर स्पेल पढ़ रहा है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स को एक चेन के थ्रू जोड़ा जा रहा है और आर्चर भी यहाँ बिना रुके अपने एरोज से सपोर्ट दिए जा रही है। फिर हमारा सीन थोड़े समय के बाद आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स डीमन किंग्स मरे हुए होते हैं। इनकी ये फटी टूटी बॉडीज देख के तुम ये समझ सकते हो कि ये लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। यहाँ लड़ते लड़ते इस लड़की के भी पैर कांप रहे हैं और इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद ये लड़की जंग का मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर किसी का हाथ खा रहे हैं, पर ये पर्सन अब भी जिंदा है और वो कहता है इनका तो अंत ही नहीं है। पर तभी इसके ऊपर किसी की शैडो पड़ती है और वो है डीमन गॉड खुद, क्योंकि अब ये इस लड़ाई से बोर हो गया है और यहाँ ये वॉरियर भी इस डीमन गॉड को गालियां देता है। इससे तो ये एक ही पंजे में इसे मसल देता है। इसको मरता देख कोई जल्दी जल्दी में आगे भागते हुए आता है और हमें दिखाते हैं ये वही आर्चर है। ये भी अपने सबसे ताकतवर हमले को तैयार करती है। इसे तैयार करते हुए वो पीछे मुड़ के माइकल से कहती है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, और वो अपना सबसे ताकतवर एरो इस मॉन्स्टर पर शूट कर देती है। इसे डिफेंड करने के लिए वो मॉन्स्टर अपने हाथ को आगे करता है, पर वो एरो उससे टकरा के सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है, पर वो एरो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। हालांकि
इस एरो ने उसकी गर्दन पे एक अच्छा खासा घाव तो बनाया था, पर इतना काफी नहीं था। ये देखकर वो प्रीस्ट जो कि बस हीलिंग और बफिंग का ही काम करती है, वो भी अपनी छड़ी को गिरा देती है और आगे बढ़ने लगती है। और वो आगे मुड़ते हुए माइकल से कहती है, माइकल मेरे साथ अंत तक रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और यहाँ पर इतनी टेंशन में भी इसकी स्माइल अब भी पूरी तरह से प्योर है। इस टेंशन वाली सिचुएशन में भी ये स्माइल देख के माइकल को भी थोड़ा रिलीफ तो मिला ही होगा, तो वो भी एक प्यारी सी स्माइल देता है। और यहाँ पर ये प्रीस्टेस भी आगे बढ़ती है और एक जगह पे आके बैठ जाती है और अपने हाथों को जोड़ती है, और तभी ये सारे के सारे मॉन्स्टर इसी प्रीस्टेस पे हमला कर देते हैं। और तभी बूम, एक धमाका होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं। जी हाँ, सही समझा, उस लड़की ने खुद को ही उड़ा लिया। और ये धमाका देखकर अपना एमसी कहता है, अब सब कुछ मेरे ही ऊपर है। देन वो अपना हाथ हिलाता है और बहुत सारे मैजिकल कैरेक्टर्स उसके सामने आने लगते हैं। और वो कहता है कि मेरे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला, उन्हीं की मदद से मैं आज ये 9th रैंक का स्पेल तैयार कर पाया हूँ। और वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, गो टू हेल, और उस स्पेल को एक्टिवेट करके इसकी तरफ ही शूट कर देता है। इससे निकलती हुई तेज रोशनी की वजह से ये मॉन्स्टर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। और अब आसमान में दिखाया जाता है कि अनगिनत मीटियोर्स इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्ट्राइक का नाम है मीटियोर स्ट्राइक। इतने जाइंट स्पेल को देखने के बाद भी ये मॉन्स्टर ऐसी शक्ल बनाए हुए था कि जैसे इससे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले ही पल वो सारे के सारे मीटियोर्स इसी की तरफ बढ़ जाते हैं और बहुत सारे धमाके करने के बाद इस बंजर जमीन पे बस अब तबाही के निशान बचे थे। और इसी तबाही के बीच अपना एमसी अब भी जिंदा था, और इतने जाइंट स्पेल को कास्ट करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था। वो बहुत जोर से हांफने लगता है, पर यहाँ हुई इस तबाही का कारण अब भी जिंदा था। इस हमले के बावजूद उसे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ था और वो माइकल को देखकर बस हंसे जा रहा था। यहाँ माइकल सोचता है, बिल्कुल, मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ मेरे मैजिक से इस सिचुएशन को बदलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ। पर अगर मैं ऐसे मर गया तो मुझे अपने कांग्रेस से मिलने में भी शर्म आएगी। देन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी का सब कुछ यहाँ दाव पे लगाना पड़ेगा। देन वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है, भले ही मैं एक 9th सर्कल का आर्चमेज हूँ, पर मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं है जिससे मैं इस दुनिया के कॉमन सेंस को ही बदल सकूं। पर 10th सर्कल का मैजिक अलग ही होता है। अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता हूँ तो जरूर मैं ये कर पाऊंगा, भले ही इसे इम्पॉसिबल ही क्यों ना कहा जाता हो, पर ये भी पॉसिबल है। मैं खुद अपने सारे सर्कल्स को तोड़ दूंगा और अपने अंदर जो कुछ भी है वो सब बाहर निकालूंगा। और इस प्रोसेस में किसी तरह की चेन्स टूट जाती हैं, जिससे एमसी के दिल में बहुत ही जोर का दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि अब इस माना को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और ये जंगली बीस्ट की तरह मेरी बॉडी में घूम रहा है। उसे इससे बहुत सा दर्द हो रहा है, पर वो समझता है कि मुझे कैसे भी करके इससे झेलना ही पड़ेगा। वो अपने कांपते हुए हाथों से अजीब अजीब से शब्द बनाना कंटिन्यू करता है और वो कहता है, मुझे उस तक पहुंचना ही पड़ेगा जो सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करता है, जिसका आज तक कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। और वो अगले ही पल उस पैटर्न को कंप्लीट कर लेता है और वो कहता है, रिवाइंड। फिर वो सोचता है, अभी तक जितना भी समय गुजरा है, हमारे जितने भी दुश्मन, हमारे जितने भी शहीद हीरोज और हमारी अनगिनत नाकामियां, पर तभी यहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है। जितनी भी उसने एनर्जी गैदर की थी वो सारी की सारी आसमान में जाके बढ़ने लग जाती है। और ये लाइट आसमान को चीरते हुए चारों तरफ उजाला फैला देती है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। पर यह माइकल, वो तो अपने घुटनों पे आ गया था और वो कहता है, डैम इट, मैं इसे खत्म नहीं कर पाया। मैंने इस मैजिक को अपने दोस्तों की जिंदगी से खरीदा था और फिर भी वो काफी नहीं था। पर तभी उसके सामने वो डिमन गॉड आ जाता है और वो इसे मारने को तैयार था। यहाँ अपना एमसी सोचता है, मैं इस मैजिक को कंप्लीट नहीं कर पाया, पर अगर किसी चमत्कार से वो आधी भी टेक्निक काम कर जाती है तो मैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं बिल्कुल भी किसी अनक्वालिफाइड वॉरियर को हीरो नहीं बनने दूंगा। और ऐसे ही अपने हीरो की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर कहीं किसी सुहानी और सुंदर सुबह में कोई बुढ़ा चीख रहा होता है, यंग मास्टर, यंग मास्टर। और यहाँ पर अपना एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो सोचता है, हाँ ये तो कितनी जानी पहचानी आवाज है। देन वो उठता है और अपनी बंद आंखों से गेस करता है, क्या ये बटलर की आवाज है। वो बटलर भी अपनी रोती हुई आवाज में कहता है, हाँ ये मैं हूँ, बटलर मार्टिन, अब आप कैसा फील कर रहे हो। तो माइकल अपनी आंखें खोल के आसपास देखता है और वो देखता है कितनी फेमिलियर जगह है। देन वो बटलर से पूछता है, आज तारीख क्या है। इससे तो ये बटलर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बटलर भी किसी सठियाए हुए बुड्ढे की तरह चिल्लाने लग जाता है, क्या आपका दिमाग ठिकाने पे है, क्या आपके सर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, आप सही
में ठीक होना। तो इससे माइकल इरिटेट होते हुए कहता है जल्दी करो, मुझे टाइम बता। तो ये बटलर उसको आज की तारीख बताता है और ये तारीख इतनी कंफ्यूजन भरी है तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, वैसे ज्यादा कोई इसका यूज भी नहीं है। ये बटलर के मुंह से तारीख सुन के माइकल समझ जाता है कि मैं 20 साल पहले के समय में आ गया हूँ। फिर हमें बताता है उसने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया है वो है रिग्रेशन मैजिक। इसके सक्सेस होने के चांस सिर्फ 1% है। ये एक इनक्रेडिबली रेयर मैजिक है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और इसीलिए इसे इम्पॉसिबल मैजिक का टाइटल मिल रखा है। देन वो अपनी जीत की खुशी में मुट्ठी बनाता है और वो एकदम खतरनाक सी स्माइल देते हुए कहता है पर मैंने ये कर दिखाया। देन वो सबसे पहले अपने मैजिक सर्कल को चेक करने के बारे में सोचता है। देन वो उन्हें बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे बस 3 ही मैजिक सर्कल हैं और वो भी तीसरा कंप्लीट नहीं है। देन वो अपना सर पीटते हुए सोचता है ये तो बहुत ज्यादा कम है। एक वार्पिगियस मार्क्विस फैमिली के सक्सेसर के लिए, एक ऐसी फैमिली जो मैजिक के लिए ही फेमस है। देन वो अपने माथे पे बैंडेजेस को फील करता है और वो बटलर से पूछता है ये बैंडेजेस का क्या सीन है। देन वो बटलर भी घबराते हुए बताता है क्या आप इसके बारे में भूल गए। तो एमसी फटाक से अपना माथा पकड़ते हुए बटलर को रोकता है और वो कहता है नहीं नहीं रुको, मुझे गेस करने दो, मैं खुद याद करूंगा। देन वो थोड़ा सोचने का नाटक करता है, फिर वो एकदम पूरी सीरियस टोन में कहता है हाँ मेरे सुसाइड करने का नाटक सक्सेसफुल रहा और अब मुझे वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए मैं नाटक कर रहा था। तो बटलर कहता है नहीं। देन वो थोड़ा और जोर लगाते हुए बताता है कि जरूर मैंने इलन से एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन पूछा होगा, इसीलिए उसने मुझे पीट पाट के पकौड़ा बना दिया। इस पे बटलर कुछ नहीं कहता तो माइकल भी समझ जाता है कि यही सच्चाई है और वो खड़ा होने लगता है। देन माइकल हमें बताता है इलेन लैंडल के बारे में। ये वही लड़की है जिससे मेरी एंगेजमेंट तय हुई थी बचपन से ही, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। देन वो मिरर के सामने आता है और वो बटलर से कहता है बटलर जब मैंने इतना क्रूडली बिहेव किया उसके बाद डुकल फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था। तो बटलर उसे बताता है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो माइकल भी इससे कंफ्यूज होता है क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है मैं समझ गया, मेरे ख्याल से वो खुद भी अभी सही पोजीशन में नहीं है। देन वो अपने पास्ट को याद करता है जहां पर वो खुद इलेन के सामने घुटनों पे रहा था और उसके सामने वो गिड़गिड़ा भी रहा था, पर वो तो एकदम क्रूअली उसे मना करके चली जाती है और इसे देख के उसका चेहरा भी उतर जाता है। देन वो बटलर को यहाँ से जाने की कहता है तो बटलर इस पे आनाकानी करने लगता है तो एमसी को इसे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है और दरवाजा लगाते हुए कह देता है कि मैं तुझे बुला लूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो अभी के लिए तू वही कर जो तुझे करना है। तो यंग मास्टर से कहता है हाँ ठीक है, जस्ट इन केस अगर आप यंग लेडी से ना मिल पाए तो प्लीज समझिएगा। तो यहाँ पे एमसी चिल्ला देता है हाँ हाँ समझ गया निकलना। और वो फट से दरवाजा लगाते हुए अपने मन में ही सोचता है अरे कितनी घटिया रेपुटेशन थी मेरी 20 साल का होने के बावजूद। देन वो एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है और वो अपने पास्ट सीन में उसी लेजेंडरी हीरो की हरकतों को याद करता है जहां जब माइकल किसी मॉन्स्टर लीडर को मार के उसके बाकी के बचे कुछ मॉन्स्टर को भी खत्म करने लगता है। तो यहाँ माइकल आके उसे रोकता है कि किसी भी लाइफ को अननेसेसरीली नहीं मारना चाहिए। देन वो इसके बारे में सोचता है कि वॉरियर्स की दुनिया का एक ऐसा बेवकूफ खुद की सेल्फ राइचियसनेस के लिए पूरी सिचुएशन का कचरा ही करके रख देता है, इसके बावजूद जब उसके पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वो याद करता है कि ये घटिया सा वॉरियर प्लान के फेल होने के बावजूद कभी रिट्रीट नहीं करता और किसी भी एनिमी के कैंप में सीधा ही घुस जाता है रेड करने के लिए। देन वो एक और सीन को याद करता है जहां पर ये लोग सोते हुए वाइब्रेंट को मारने वाले थे, पर तभी ये एकदम से उसको जगा देता है और वो इससे कहता है हम डीमन गॉड को मारने वाले हैं, हम एक छोटे से वाइब्रेंट को ऐसी कावर्ड्स की तरह कैसे मार सकते हैं। और जब माइकल इससे जवाब मांगता है तो ये तो उल्टा माइकल पे ही चिल्लाने लग जाता है और वो ये साफ साफ कह देता है कि माइकल मैं कभी भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो अपने दुश्मन की कमजोरी को फायदा उठा के उसे हराए। भाई ये क्या पागल इंसान है। इसके बाद अपना माइकल सोचता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी दया की वजह से कितनी टेरिटरीज गिरी होंगी, मैं ये सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। फिर हमारा सीन यहाँ माइकल के फादर पे आता है और वो किसी से कहता है क्या वो चूहा उठ गया। तो उसके सामने खड़ा बटलर कहता है हाँ वो उठ गए हैं। तो उसका फादर गुस्से में पूछता है बता उसने उठने के बाद क्या बोला, क्या वो उसी घटिया से प्रिंसेस से फिर से मिलना चाहता है, अगर उसने ऐसा किया होगा तो इस बार मैं खुद उसे पीट पाट के सुला दूंगा। तो इस पे बटलर थोड़ा हिचकिचाने लगता है और वो इधर उधर देखने लगता है। ये देख के उसका फादर चिल्लाता है हे तू बोल क्यों नहीं रहा है गधे कहीं के, बोल। तो बटलर अब कहता है सच बताऊं तो मेरे पास कहने के लिए अब शब्द ही नहीं है, अगर वहां जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ होता तो मैं तो वैसा का वैसा ही आपको बता देता। तो उसका फादर भी कंफ्यूजन में पूछता है हाँ तो वहां पर क्या हुआ बता ना। तो बटलर इस टाइम पे माइकल को याद करता है और वो कहता है हाँ पर उस टाइम पे मैंने देखा कि वहां पर उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। फिर हमारा सीन रियल माइकल पे आ जाता है और वो अपने सर्कल्स को चेक करते हुए सोचता है कि अब से मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा उस आखिरी लड़ाई के लिए। और इन्हीं 3 में से एक सर्कल के पास हाथ रखता है और वो कहता है मुझे इन सर्कल्स के फ्लो को खुद से करेक्ट करना पड़ेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में फैल रहे हैं, ये स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। देन माइकल मेडिटेशन के ऐसे पोज में बैठ जाता है और वो हमें बताता है कि माना यूजुअली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये माना का नेचर डिसाइड करता है। अभी के टाइम पे जो माना की बेस्ट डायरेक्शन खोजी गई है वो है क्लॉकवाइज। ये माना तुम्हारी बॉडी में उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पर तुम इसे सर्कुलेट करोगे। पहले अपने हार्ट में माना को गैदर करो
करो और फिर उसके सर्कल बनाओ, ऐसे ही माना सर्कल्स क्रिएट होते हैं। ये यूजुअल थ्योरी है पर मैंने इसे थोड़ा सा बदला है। ये मेरी खुद की बनाई हुई माना सर्कुलेशन मेथड है। इसमें एक ही डायरेक्शन में माना का फ्लो होना ये जरूरी नहीं है और मेरी इस मेथड का नाम है फ्री सर्कुलेशन मेथड। ये एक पागलपन भरी मेथड है जहां पर मैं अपनी पूरी बॉडी पे पॉइंट्स क्रिएट करता हूं, जिससे मैं अपनी बॉडी में 12 जगह पे माना सर्कुलेशन करता हूं, वो भी एक ही टाइम पर। और हमें दिखाते हैं यहाँ बहुत सारा माना एक साथ एमसी की बॉडी में से निकलने लग जाता है और वो भी सोचता है कि नॉर्मली अगर मेरी बॉडी माना के ओवरवेलमिंग प्रेशर की वजह से फट भी जाए तो ये उतना भी अजीब नहीं होगा। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है पर मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, मैं हूँ 9th सर्कल आर्चमेज माइकल वारपर्गियस और ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के सामने तो कुछ भी नहीं है। और एकदम से एक नई चेन क्रिएट होती है और वो कहीं पे एक दूसरे सर्कल से जुड़ने लग जाती है और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि 4 सर्कल एक दूसरे को कनेक्ट करने लगते हैं। और यहाँ रियलिटी में एमसी को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो फूंक मार के खुद की बॉडी को शांत करने की कोशिश करता है। देन वो खड़ा होने लगता है और वो कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं था, वैसे भी ये मेरा पहली बार था इस बॉडी में फ्री सर्कुलेशन मेथड ट्राई करना। मेरे सर्कल्स अब स्टेबलाइज हो गए हैं और मैं अब माना को सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से ये सही रास्ते पे चल रहा है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में 4 माना सर्कल्स बन जाते हैं और वो बताता है कि मेरे पास सर्कुलेशन की वजह से थोड़ा माना बचा हुआ था, उसकी हेल्प से मैंने एक और सर्कल बना लिया। चलो अब मैं 4th सर्कल में हूँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं सीधे ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। देन वो किसी तरह के सर्कल्स को बनाता है और वो कहता है आइस स्पीयर फायर लेंस और इसके हाथों से 2 आइस और फायर की एबिलिटीज बाहर निकलने लग जाती हैं और ये दोनों रेस को अपना एमसी आसानी से कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। फिर वो बताता है कि ये मल्टीकास्टिंग एक ऐसा एडवांस मैजिक है जो किसी सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद ही यूज किया जा सकता है। फिर वो खुद से ही सवाल पूछता है कि क्या मैं अभी बस सिर्फ डबल कास्टिंग ही कर सकता हूँ। फिर वो खुद के ही सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि किसी 4th सर्कल के मैच के लिए डबल कास्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, वो तो ये मैं हूँ इसीलिए मैं ही कर पा रहा हूँ और मेरी फ्री सर्कुलेशन मेथड के कारण मैं इसको अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे हाथ में ये फट जाते। देन वो इन दोनों को गायब करते हुए सोचता है कि जब मैं 9th सर्कल का मैच था तब तो मैं अलग अलग तरीके के मैजिक्स को आसानी से कंट्रोल कर पाता था, पर अभी के लिए मेरा ये माना भी काफी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकता। चलो अभी के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। देन वो कहता है अभी के लिए मैंने अपना सबसे अर्जेंट मैटर तो रिजॉल्व कर लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये पीछे से एक दरवाजा खुलता है और जैसे ठंडी में रोज सुबह तुम्हारे पापा तुम्हें उठाने के लिए आते हैं, वैसे ही इसके पापा आते हैं और इसका नाम चिल्लाते हैं माइकल, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है। ये देख के तो माइकल भी अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है ये फिर शुरू हो गया। देन वो फादर से कहता है हाँ पता है। तो उसका फादर जोर से चिल्लाता है हाँ तुझे तो कुछ भी पता भी नहीं होगा, तुझे पता है। देन वो खुद कंफ्यूजन में कहता है हाँ तूने क्या बोला अभी। तो माइकल यहाँ बिना डरे कहता है हाँ मुझे पता है कि मैंने अपनी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देख के तो उसके फादर भी चुप रह जाते हैं। ये सुन के तो उसके फादर के सर पे जैसे भूत सवार हो गया होगा और वो कहता है मेरे ख्याल से तुझे पता है कि मुझे तेरा पिछवाड़ा तोड़ने में कितना मजा आता है। तो अब ये सुन के तो यहाँ माइकल भी घबराते हुए कहता है अरे नहीं मुझे ये नहीं पता। अपने फादर का ये रूप देख के 9th सर्कल आर्चमेज माइकल की भी फट जाती है और वो भी इससे कहता है कि एक मिनट शांत हो जाओ, मुझे पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर उसके फादर भी थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और वो पूछते हैं बता क्या प्लान है। तो माइकल कहता है कि सच होता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि डुकडुम का ऐसे ही एंगेजमेंट तोड़ने का रिक्वेस्ट करना ये सही है। तो उसका फादर भी खुद को शांत करता है और एक सांस भरते हुए कहता है हाँ उन लोगों का रिएक्शन तो सच में थोड़ा सेल्फ राइचियस था, तो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है तो बताते रहो। देन वो बढ़िया चेयर पे आराम से बैठ जाता है और वो कहता है अभी जो तुमने बोला उसके हिसाब से देखा जाए तो जरूर तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। तो माइकल भी एक स्माइल देता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है। फिर माइकल खुद के बारे में हमें बताता है कि मैं माइकल वारपेगियस 23 साल की उम्र के बाद बिल्कुल ही बदल गया था और ये सब हुआ था इलेन लेंडल की वजह से। 23 साल से पहले मैं इसके पीछे बिल्कुल ही पागल ही था। बेसिकली अभी मैं इन लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ, इनकी नजरों में मैं एक कमजोर और एक अनबिलीफ वाला एंड अनरिलायबल पर्सन हूँ और मेरे अंदर कोई मर्दानगी है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही पर्सन है जिससे इलेन नफरत करती है, इसीलिए ये इतनी भी अजीब बात नहीं है कि उसने हमारी एंगेजमेंट को खुद ही तोड़ दिया। और वो अपने पास्ट सीन को याद करता है जहाँ पर अपने घुटनों पर होने के बावजूद ये तो बस उसको डिस्कस्टिंग कीड़े की तरह देखती है और वो पलट जाती है और वो कहती है मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं जिनके अंदर मर्दानगी का एक कण भी ना है। देन हमारा सीन वापस से बाप बेटे पे आ जाता है और यहाँ पर माइकल इसे बताता है फादर क्या आप उन कंडीशंस को एक बार दोहरा सकते हैं जो आपने एंगेजमेंट लेंडल डुकडूम से जुड़वाई थी। तो उसका फादर बताता है कि लड़की कोई भी माइनर ट्रेनिंग नहीं करेगी वरना कोई भी सक्सेसर जो पैदा होगा उससे वो प्योर नहीं होगा। तो एमसी भी एक स्माइल देते हुए कहता है हाँ एकदम सही। देन हमें बताता है कि एक फैमिली के लिए उसका सक्सेसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
स्पेशली तब जब कोई नाइट या फिर कोई मेज का बच्चा हो, उसके लिए ब्लड लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देन यहाँ एमसी कहता है यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या होगा कि अगर एलन ने इस प्रॉमिस को पहले ही ब्रेक कर दिया हो। ये सुन के तो उसके फादर का चेहरे के रिएक्शन ही बदल जाता है, जिसे एमसी भी नोटिस कर लेता है। और यहाँ पर अपना एमसी कहता है ये सच है, उस टाइम पे मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट ही करने गया था, पर मैंने उस समय एलन के अंदर से कुछ बहुत ही खतरनाक फील किया। तो उसका फादर कहता है मतलब तुम कह रहे हो कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं? तो एमसी कहता है हाँ ये एकदम सही, जब तक हमने एंगेजमेंट शुरू की थी उससे पहले ही उसने अपने लिए एक सुटेबल ट्रेनिंग मेथड चुन ली थी और वो सीखने भी लग गई थी क्योंकि वो एक नाइट बनना चाहती है। ये सुन के तो उसका फादर भी बहुत हैरान हो गया था और वो इससे पूछता है क्या तू सच कह रहा है? तो एमसी भी कहता है हाँ। पर माइकल मन में सोचता है ये कहानी तो मैंने अभी भी बनाई है, पर वो लड़की सच में नाइट बनने के लिए और ट्रेनिंग कर रही है। पर उसका फादर कहता है ये तो कितनी अजीब बात है कि मैं जो 8 सर्कल का मेज हूँ मैं ही उसके अंदर से कुछ फील नहीं कर पाया, फिर तुमने कैसे कर लिया? तुझे भी पता है ना कि ये कितना अजीब साउंड कर रहा है। तो इसके जवाब में माइकल बताता है कुछ समय पहले, भले ही इसमें थोड़ा सा समय हो गया है, पर मैंने चेक किया था कि उसकी बॉडी को उसने माना से ट्रेन किया है और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। पर वो मन में सोच रहा था अरे ये तो कितना झूठ है यार। और वो फादर से कहता है कि उसने जिस माना से खुद की बॉडी को ट्रेन किया है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और यहाँ आपके जैसा 8 सर्कल का मेज भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो इसके लिए तो सिर्फ उन्होंने एक ही ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। ये सुन के तो उसका फादर भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है डोंट टेल मी, क्या ये वो हो सकता है? तो एमसी भी एक स्माइल के साथ कहता है हाँ एंशिएंट मैजिक टूल। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक बहुत ही सुंदर से पैलेस में आता है जहां पर कोई तो भागते भागते अपनी तलवार को स्विंग कर रहा है, पर हम यहाँ देख पाते हैं ये है इलेन और इसकी मूवमेंट देख के पता नहीं लग रहा कि ये कोई न्यूबी है, ये जरूर बहुत ही अच्छी तलवारबाज है। और हमें दिखाते कि इसने इसके सामने वाले स्केयरक्रो में इतने कट लगाए कि वो एकदम परफेक्टली टूट चुका है और ये साबित करता है कि उसका अपनी तलवार पे कितना अच्छा कंट्रोल है। दोनों अपने तलवार को सामने रखती है और अपने माना को स्टेबलाइज करती है। तभी पीछे से कोई इलेन को आवाज लगाता है तो इलेन कहती है हाँ फादर, और हमें पता चलता है ये है इलेन का फादर। और उसका फादर कहता है क्या उस दिन के बाद माइकल वर्पेंगर ने कुछ किया? तो वो लड़की कहती है हाँ कुछ नहीं किया, वो तो इडियट इतना बेवकूफ है, उसने तो कुछ नोटिस भी नहीं किया होगा। तो उसका फादर भी अपना माथा पकड़ते हुए कहता है हाँ मुझे भी यही लगा था, पर किसे पता कब क्या हो जाए। तो इलेन कहती है भले ही 2 दिन पहले वो यहीं पे ही था, पर वो उसने ऐसे भी कोई साइन नहीं दिखाया जैसे कि उसे कुछ पता हो। और दिन पहले तो वो अपनी नजरें झुका लेती है, फिर एकदम से अपने फादर की तरफ देखती है और वो कहती है आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि वो मेरा पार्टनर बन सकता है ना? तो उसका फादर भी कहता है वेल हाँ, पर अगर माइकल के फादर को इसके बारे में पता चल गया तो ये सिचुएशन जरूर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और यहाँ उसका फादर मन में कहता है हाँ भले ही ये फेमस मैजिकल फैमिली वालपेरियस ही क्यों ना हो। देन अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बताता है कि उनके लिए भी ये मैजिकल टूल का पता लगाना इम्पॉसिबल होगा। देन अपनी बेटी की तारीफ करने लगता है और वो कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड में ऑरा को इन्फ्यूज करना सीख गई हो। तो उसकी लड़की भी कहती है हाँ भले ही मैंने अभी ये शुरुआत ही की है, पर मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैं इसे आराम से कर पाऊंगी। देन एलन का फादर मन में कहता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसे मैं ऐसे ही पॉलिटिकल मैरिज में उसका टैलेंट बर्बाद नहीं कर सकता। तो एलन अपने फादर से पूछती है वो मुझे बताओ कि कुछ दिनों पहले जब एक मैरिज का प्रपोजल आया था पार्सलोप कंट्री से, उसका क्या हुआ? तो उसका फादर उसे बताता है कि लियोन पार्सलोप अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आने वाला है। देन हमें बताया जाता है कि लियोन पार्सलोप ये एक कंट्री का खुद का अकेला सक्सेसर है, ये एक स्वॉर्ड जीनियस है जिसे अगला स्वॉर्ड सेंट भी कहा जाता है। देन एलन जब ये सुनती है कि लियोन पार्सलोप यहाँ पर आने वाला है तो वो कहती है कि ये तो अच्छा हुआ। देन वो एक स्माइल देते हुए कहती है कि लियोन पार्सलोप वो तो अनलिमिटेड टाइम बेहतर होगा उस इडियट माइकल से। अभी देखो कैसे माइकल इसके सपनों में पानी फेरेगा। देन एक गार्ड आके इन लोगों को बताता है कि कुछ बड़ी फैमिली के लोग आए हैं। तो एलन का फादर कहता है लो पार्सलोप कंट्री के लोग यहाँ पर पहले ही आ गए। तो यहाँ पर गार्ड कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इससे तो ये भी कंफ्यूज हो जाता है और ये इससे पूछता है क्या तो तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें तो नहीं पता कि कोई यहाँ आने भी वाला था। तो ये गार्ड थोड़ा हिचकिचाता है और वो बताता है कि ये वालपर्गियस फैमिली से माइकल है। और हमें दिखाता है यहाँ पर माइकल अपने बटलर के साथ आ चुका है और यहाँ बटलर बहुत ज्यादा घबरा रहा है और वो कहता है हे भगवान हम सच में यहाँ आए। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है मास्टर माइकल क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? माइकल कहता है डरो मत, बस अपना सर ऊंचा और छाती चौड़ी रखो और मेरे साथ खड़े रहो। देन माइकल अपने फादर के साथ हुई पास्ट की कन्वर्सेशन को याद करता है जहाँ उसका फादर पूछ रहा था क्या ये सच में मैजिकल टूल है? तो वो कहता है हाँ उस दिन मैंने इतना अननेसेसरीली एक्ट इसीलिए किया था ताकि मैं उसे कंफर्म कर सकूं, और मेरे ख्याल से उन लोगों ने इस एंगेजमेंट को इतनी जल्दी तोड़ने की रिक्वेस्ट इसीलिए की क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि मुझे कुछ रियलाइज हो गया है। एक बार अगर ये एंगेजमेंट टूट जाएगी तो वो लोग एलन के ऑरा की स्वॉर्डमैनशिप की या नाइट होने की किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन बना के दे सकते हैं। ये सुन के तो उसका फादर भी अपना सर पकड़ लेता है और वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है अगर मैंने ऐसे ही जाके वहां पर प्रोटेस्ट किया और तुमने जो कहा वो झूठ निकला तो तुम्हें पता भी हमारी फैमिली की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी।
पर अगर तुमने जो कहा वो सच है और मेरे प्रोटेस्ट करने की वजह से ये बाहर आ गया तो ये प्रॉब्लम अलग ही लेवल की हो जाएगी। देन वो एक डरावना सा चेहरा बनाती हुई माइकल की तरफ देखता है और वो कहता है क्या तुम इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। और इस टाइम पे माइकल को एक खतरनाक सा प्रेशर फील हो रहा होता है और वो कहता है कि इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था इस एम्पायर की सबसे ग्रेटेस्ट मेज फैमिली के पेट्रियार्च से। देन वो एक स्माइल देते हुए कहता है मुझे ये पता है, इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब अपने हाथों से प्रूव करके दिखाऊंगा। देन उसका फादर एक झलक माइकल की शक्ल देखता है एंड देन वो एक सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ, अगर अभी तुम झूठ नहीं कह रहे हो और तुम अपने शब्दों के लिए बिल्कुल ही श्योर हो तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, पर अगर तुम्हारे शब्दों में एक छोटा सा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हें इस फैमिली के सक्सेसर की पोजीशन से खारिज कर दूंगा और इसके साथ साथ तुम आगे से फैमिली का नाम वालपिंगर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या तुम सच में अब आगे बढ़ना चाहते हो? तो अपने एमसी को भी यहाँ पसीना आने लगते हैं एंड देन फिर भी वो एक स्माइल देते हुए कहता है ऑफ कोर्स। तो उसका फादर भी कहता है ठीक है तो फिर चलो कोशिश करो। और यहीं पर आ चुका है अपना एमसी इनके घर में और पीछे से उसका बुढ़ा सा बटलर सठियाते हुए कहता है मुझे इसके बारे में बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, तुम्हारी पहले से ही फैमिली में बहुत बुरी रेपुटेशन है, अगर अब भी यहाँ कुछ गलत हो गया तो अब यहाँ वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। और अपना एमसी सोचता है कितना ज्यादा शोर मचाता है। दोनों माइकल से पूछता है पहले क्या हुआ था, उसके बावजूद आप इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आ रहे हो। तो अपना एमसी तुरंत इसको काटते हुए कहता है हे मुझे अब आगे जाना है। तो उसका बटलर कहता है हाँ माफ करना मैंने ठीक से सुना नहीं। तो एमसी कहता है चिंता मत करो मार्डेन, मैंने सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फिर हमारा सीन वापस से यहीं पर रह जाता है। एक गार्ड इन लोगों को बता रहा था कि वारपेरिगेस फैमिली से एक विजिटर आया है। ये सुन के एलन का फादर भी बहुत हैरान हो जाता है और वो अपने गार्ड से पूछता है तुम्हें पता है किस रीजन की वजह से वो यहाँ पर आए हैं। तो गार्ड इन्हें बताता है कि वो सर माइकल हैं। तो इससे तो ये भी समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये बहुत परेशानी भरा है, जाकर उससे कह दो कि मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं उससे नहीं मिल सकता। तो ये गार्ड भी इससे कह देता है हाँ मैं समझ गया और ये जाके सीधे माइकल के सामने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देता है। तो माइकल भी कहता है ओ तो ऐसा है। और गार्ड इससे माफी मांगते हुए कहता है मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं ये आशा करूंगा कि वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए जरूर समय निकाल लेंगे। तो माइकल भी ज्यादा कुछ नहीं करता और वो पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है ठीक है। देन यहाँ पर गार्ड भी ये सोचने लग जाता है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जल्दी चला गया। और जब माइकल यहाँ से जाने लगता है तो उसका बटलर उससे चिपकते हुए कहता है यंग मास्टर क्या आप सच में यहाँ से जाने वाले हैं? आपने तो कहा था कि यहाँ पर तुमने सब कुछ प्लान करके रखा है। तो माइकल कहता है बटलर बस आके मुझे फॉलो करो। देन वो एक पेड़ के पास आता है और वहीं पे जाके बैठ जाता है। इससे तो एक गार्ड भी इसके पास आते हुए कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? तो माइकल यहाँ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या नहीं पता कि मैं अगर वापस से अपनी टेरिटरी में गया तो वहां तक पहुंचने में मुझे कई दिन और लग जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। यहाँ पर उसका बटलर भी इसके लिए परेशान हो रहा होता है। यहाँ गार्ड गुस्से में मन में सोच रहा था कि काउंट पार्सलोव जल्दी यहाँ आने वाले हैं, ये कितना बड़ा सरदर्द है। तो गार्ड माइकल से कहता है लॉर्ड माइकल मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। देन एमसी भी अपनी आंख खोल के देखता है तो गार्ड इसको हाथ से हटाने लग जाता है और वो कहता है प्लीज यहाँ से हटिए। इससे तो माइकल को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भले ही अभी एंगेजमेंट टूट गई हो पर एक टाइम पे मैं लेडी शेरिफ का फियांसे हुआ करता था और मैं वालपर्गियस फैमिली का राइटफुल सक्सेसर हूँ, तो अपना हाथ दूर कर। और हम ये देख पाते हैं कि माइकल ये बोलते हुए अपनी खतरनाक और प्रेशर को भी रिलीज कर रहा था, जिसे देख के गार्ड भी बहुत हैरान हो जाता है। और ये गार्ड कोई नॉर्मल गार्ड नहीं है, ये यहाँ के गार्ड्स का लीडर है। यहाँ पर अपना एमसी से पूछता है सर मक्कम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या आप इतने महान हैं कि आप किसी वालपर्गियस को ऐसे ही हाथ लगा सकते हैं? ये सुन के तो गार्ड तुरंत माइकल के सामने घुटनों पर आता है और वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और ये गार्ड यहाँ हैरानी से मन में सोचता है कब ये चूहा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, बस कुछ ही दिनों पहले तो ये मेरे सामने ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था, कुछ ही दिनों में कोई इतना कैसे बदल सकता है। दिन यहाँ पर माइकल इससे कहता है अगर आप मुझे यहाँ से बाहर ही निकालना चाहते हैं तो मैं इसका सबसे आसान और सबसे तेज तरीका बताता हूँ, जाओ जाकर एलन को बाहर लेकर आओ। देन ये गार्ड जाके सब कुछ अंदर रिपोर्ट कर देता है। ये सुन के एलन का फादर कहता है क्या उसने ऐसा बोला, क्या वो सच में वही माइकल है? तो गार्ड भी उसके सामने झुककर हाँ कर देता है। देन एलन का फादर कहता है ये थोड़ा परेशानी भरा है। तो गार्ड कहता है अगर आप ऑर्डर हैं तो मैं उसे थोड़ा सा फोर्स का यूज करके बाहर कर सकता हूँ। तो उसका फादर कहता है नहीं ये ऐसे तो खत्म नहीं होगा। तो एलन कहती है मैं खुद बाहर जाऊंगी। तो उसका फादर भी इससे हैरान हो जाता है और वो पूछता है क्या ये सही रहेगा? तो एलन कहती है ऑफ कोर्स, वो मेरे पीछे पड़ा है कब से, मैं पिछली बार की तरह उसे मना कर दूंगी तो सब कुछ नॉर्मल ही जाएगा। ये लड़की अब भी अपने माइकल को इडियट ही समझ रही है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। देन ये लड़की इस गार्ड के पास आती है और वो कहती है कि चलो अब मेरे पीछे आओ, क्योंकि ये लड़की अभी खुद अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि ये ऑरा का इस्तेमाल कर रही है। तो वो गार्ड को अपने साथ ले आ रही है। या माइकल आराम करने की कोशिश कर रहा था तो उसका बटलर इसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो माइकल कहता है अरे यार तुम मेरे ऊपर भरोसा तो क्यों नहीं करते? पर वो मन में सोच रहा था कि वो आज का ही दिन है जब पार्सलोव फैमिली यहाँ आने वाली है। देन वो बताता है कि पार्सलोव फैमिली एक बहुत ही जानी मानी फैमिली है जिन्होंने फ्यूचर में ड्यूक के साथ अच्छे रिलेशन बना
बना लिए थे और हो सकता है कि इस बार भी वो लोग अच्छे रिलेशन बना लें तो अपनी तलवार हमारी तरफ भी पॉइंट कर सकते हैं। पार्सलोव फैमिली में भी एक सिंगल पर्सन के बारे में बताता है, लियोन पार्सलोव। वो एक आने वाला शॉर्ट सेंट के नाम से जाना जाता है और वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले लियोन से मेरे अच्छे रिलेशन थे, मुझे फिर से जाके उससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। बटलर फिर से सर माइकल को आवाज लगाता है तो माइकल कहता है, अरे बटलर मैंने तुम्हें बताया ना, क्यों बार और परेशान कर रहे हो? तो बटलर कहता है, अरे नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देन वो खुद ही चुप हो जाता है। देन फिर से वो कहता है, मैं ये देख रहा था कि क्या आप सच में मार्क्विस से छुपकर कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे हो? ये सुन के तो माइकल भी एक बार को अपनी नजरें झुका लेता है। देन वो इसकी तरफ अपनी निगाहें करते हुए कहता है, अब ये तुम एकदम से क्या बोलने लगे? और मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ, हाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया भाई। मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली और मुझे आज की आज वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ। तो तुम लोगों को नॉर्मल स्पीड में करना हो तो नॉर्मल स्पीड में देख लेना। देन वो बटलर याद करता है जब माइकल ने गुस्से में अपना ऑरा रिलीज किया था उस गार्ड के खिलाफ, और वो कहता है कि बस ये आपने थोड़ी टाइम के लिए किया था, पर मुझे याद है कि यंग मास्टर आपके ये जो ऑरा था, ये स्ट्रेंथ, मैं सीधा सीधा कहूंगा ये मुझे थर्ड सर्कल की तो नहीं लग रही है। भले ही मैं कोई मेज नहीं हूँ पर मैं भी मार्क्विस का मददगार हूँ, मुझे इतनी थोड़ी बहुत तो नॉलेज है पावर के बारे में। तो माइकल भी समझ जाता है कि इसकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है और वो इससे कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने कोई टबू एक्ट किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए? तो ये बटलर भी बिना डरे कह देता है, हाँ ये सही है। तो माइकल भी समझ जाता है और वो उठ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना तुम खुद ही चेक कर लो। तो बटलर भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो अपनी आंखें बंद करके उसके नसों को सेंस करने लगता है और 2 मिनट तक बटलर ये देखता ही रह जाता है पर उससे कुछ नहीं मिलता और वो कहता है, आपके पास 4 लूप्स हैं। तो माइकल कहता है, हाँ मैं 4th सर्कल पे हूँ। तो बटलर पूछता है, आप 4th सर्कल पे कब पहुंचे? तो माइकल कहता है, मैं कम से कम 2 दिन पहले पहुंचा हूँगा। तो बटलर कहता है, 2 दिन पहले? भले ही 4th सर्कल कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है पर फिर भी। पर अपना एमसी कहता है, क्या मेरी बॉडी में कोई टाबू के एक्ट मिले या ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे जैसा स्किल्ड पर्सन भी कुछ नोटिस ना कर पाए? तो यहाँ बटलर भी अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं यहाँ पर कोई ट्रैक्स नहीं मिले हैं। ये साबित करता है कि आपने ये सब अकेले अपने टैलेंट के दम पे हासिल किया है, पर आखिर आपको इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कब और कैसे मिली? तो अपना एमसी भी दोनों हाथों को जोड़ता है और एकदम लड़कियों की तरह कहता है, क्या तुम्हें सच में जानना है? इससे तो ये बटलर भी बहुत अलर्ट हो जाता है और वो एकदम सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, हाँ मुझे जानना है। तो माइकल भी इसके लिए हाँ कर देता है। देन वो बोलता है, ये तब हुआ जब मेरे पापा ने मुझे लात मारी थी। ये सुन के बटलर भी एक टाइम के लिए स्टंट रह जाता है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब क्या तुम सही कह रहे हो? तो एमसी कहता है, ऑफ कोर्स मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें पता है ना ऐसी मेथड भी तो एग्जिस्ट करती हैं। ये सुन के तो बटलर के अंदर का लालची टेबल बाहर आ जाता है और वो कहता है, क्या इसका मतलब कि अगर आप 2-4 लात और खा लो तो सीधा 9th रैंक पे भी पहुंच जाओगे? ये सुन के तो माइकल की बोलती बंद हो जाती है। ये लोग यहाँ मस्ती मजाक कर ही रहे थे तो अभी पीछे से एक आवाज आती है। माइकल और हमें दिखाते हैं इलेन यहाँ आ गई है और यहाँ अपना एमसी कहता है, ओ तो तुम आ ही गई। पर इलेन तो यहाँ आते ही इस पे भड़क जाती है और वो कहती है, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पिछली बारी मैंने सब कुछ तो कह दिया था, अब यहाँ कहने के लिए कुछ रह ही क्या गया है? तो अपना एमसी कहता है, ओ ये तो सच है, तुमने तो सब कुछ कह दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी सब कुछ कह दिया था, है ना? तो ये लड़की गुस्से में कहती है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। देन एलन कहती है, हमारी फैमिली के बीच में जितने भी गिले शिकवे हैं, जो भी डिस्कशन करना है वो फैमिलीज की मीटिंग में ही हो जाएगा, तो तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें कुछ भी यूजलेस हरकतें करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज वापस चले जाओ। तो माइकल भी बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है आज? इसे तो एलन का भी कंधा झटके में उचकता है और वो बिल्कुल ही चुप रह जाती है, इधर उधर देखने लगती है और माइकल भी इससे समझ जाता है, वो भी एक स्माइल देता है कि हाँ तो आज ही वो आने वाला है। फिर हमें इसी लियोन पार्सलोव के बारे में पता चलता है कि इसे कोई रिलेशन या फैमिली रिलेशन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह में। उसे बस अपनी तलवार और अपनी तलवार की धार बनाने में इंटरेस्ट है। वो यहाँ पर आने वाला तो है पर उसे यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है। उसे मेरे बारे में कुछ रूमर्स तो पता होंगे पर यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में उसे कुछ भी अंदाजा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। देन यहाँ माइकल सोचता है कि लियोन को पर बिजनेस एथिक्स की बहुत ज्यादा कंसर्न है, मतलब कि उसे सच्चे और अच्छे लोग ही ज्यादा पसंद है, कैरेक्टरलेस लोगों के साथ वो कोई काम शेयर नहीं करता। अगर उसे ये पता चल गया कि एक ऐसी लड़की जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, उसने अपनी पिछली एंगेजमेंट को इसीलिए तोड़ा क्योंकि उसे एक अच्छा लड़का मिल गया, तो ये तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। तुम सही हो कि ये सील एक फॉर्मल एग्रीमेंट था पर फिर भी इसमें एक प्रॉमिस नहीं था क्या? क्या तुम्हें कोई एंगेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है? बोलो एलन क्या हुआ? तो यहाँ एलन की कहती है, नहीं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एमसी कहता है, क्या कोई नहीं? देन वो इसके और पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है एलन? देन वो इसके और पास आते हुए इसके कान में कहता है, तो क्या मुझे ये लेंडल फैमिली की तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट समझना चाहिए? इस पे यहाँ गार्ड भड़क जाता है और वो माइकल को पीछे धकेलते हुए कहता है, अब तो कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। देन वो गार्ड सीधे ही एमसी को एक पेड़ से लगा लेता है और वो इससे कहता है, भले ही तुम वालपर्गियस की सक्सेसर ही क्यों ना हो, तुम्हारा ऐसा रूड बिहेवियर अनदेखा नहीं किया जाएगा।
तो ये माइकल एलन से कहता है एलन, देन वो एक साइकोपैथिक स्माइल के साथ कहता है क्या बस लेंडल के नाइट्स इतना ही कर सकते हैं? ये पूरे टाइम से इतना गलत बिहेव कर रहा है और यहाँ अब तो ऐसा लग रहा है कि इसे इतना भी पता नहीं कि किस मैटर में अपनी टांग अड़ानी चाहिए और कहाँ नहीं अड़ानी चाहिए। तो एलन कहती है सर मैकम उसे जाने दीजिए। तो गार्ड कहता है क्या मत मिस ये, तो इस पे चिल्ला देती है और वो कहती है क्या मुझे अब फिर से रिपीट करना पड़ेगा? तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी है कि तुम्हें लेंडल फैमिली के ऑनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये गार्ड भी इससे डिसअपॉइंट हो जाता है और वो माइकल से अपना हाथ हटा लेता है और यहाँ माइकल सोच रहा है कितना बोरिंग स्केच है। देन माइकल कहता है अभी वैसे तुम क्या सोचती हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ी लोकेशन को बदल लेना चाहिए, ये जगह हमारी कन्वर्सेशन के लिए शूट नहीं करती। तो ये एलन इस पे कुछ तो चिल्लाने वाली थी पर वो एकदम से खुद को शांत करती है, फिर वो कहती है हाँ समझ गई, ठीक है तो चलो अंदर आइए। तो गार्ड इससे याद दिलाता है कि मिस आपके पास पहले ही एक और अपॉइंटमेंट है। तो ये लड़की कहती है वेल इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, वैसे भी ये ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा। देन ये लोग इसके पैलेस के अंदर आने लगते हैं और यहाँ पर अपना एमसी यहाँ की सारी चकाचौंध देखने लगता है। यहाँ की दौलत सोलत देख के ये भी बहुत ज्यादा अमेज हो गया था और ये कहता है हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला। तो इसका बटलर पीछे से कंफ्यूजन में कहता है क्या आप तो यहाँ पर कभी आते ही नहीं हो? तो एमसी इस पे चिल्लाने लग जाता है क्या तू मेरे साथ होने का नाटक भी नहीं कर सकता क्या? तो बटलर कहने लग जाता है आप थोड़ा ओल्ड मैन जैसा बात कर रहे हो। तो एमसी चिल्ला देता है ये इतना भी बुरा नहीं है गधे, मतलब गधा नहीं बोला, बस आगे बढ़ने लग जाता है। देन वो अपनी एक गहरी सांस भरता है और वो कहता है क्या मैं कोई ओल्ड मैन जैसा बिहेव कर रहा हूँ? तो बटलर इसके पास आता है और उसके कान में कहता है वैसे हम यहाँ करने क्या वाले हैं, यहाँ पर मार्क्विस के साथ थोड़ी आए हैं हम, तो हम यहाँ अकेले करने क्या वाले हैं? तो एमसी कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अपने बटलर के साथ यहाँ आया हूँ। ये सुनकर तो एक बार को बटलर भी थोड़ा स्टन रह जाता है, फिर वो निराशा में कहता है मैं इतना भी कुछ नहीं हूँ। तो एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है अपने बारे में इतना भी कुछ मत सोचो, तुम हमारे सबसे ट्रस्टवर्दी एलाय हो, अलाय का मतलब साथी। देन लड़की एक दरवाजा खोलती है और वो कहती है हम यहाँ आ चुके हैं, ये हमारा लिविंग रूम है। तो एमसी भी कहता है ठीक है, तो फिर तुम लोगों को भी देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम भी सीधा पॉइंट पर ही आएंगे, पर मैं 1-on-1 तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो ये लड़की भी अपने गार्ड को कह देती है कि आप आउटसाइड ही रहना थोड़ी देर के लिए, और अपना एमसी भी बटलर को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। तो बटलर भी हाँ कर देता है। देन दोनों ही अंदर जाते हैं और गेट को लगा देते हैं। देन लड़की भी अंदर आती है और एकदम स्वैग में एटीट्यूड दिखाते हुए बैठ जाती है और कहती है तो तुम क्या बात करना चाहते हो? देन माइकल भी एकदम चेयर में बैठते हुए कहता है कि तुमने झूठ बोला। तो ये लड़की कहती है तुम क्या बात कर रहे हो? माइकल कहता है हमारी फैमिलीज के बीच के प्रॉमिस के बारे में, एंगेजमेंट के दौरान माना ट्रेनिंग ना करने के बारे में, क्या तुम्हें ये याद है? इससे तो एक बार को एलन का हाथ भी कपकपा जाता है, पर वो बिना कोई संकोच दिखाए सीधे ही कह देती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने कोई प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया है, अगर तुम्हें कोई शंका है तो तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते? और दूसरी तरफ अगर तुम पूरी दुनिया को ये बताते फिरो कि मैं तुम्हारी फियांसे थी तो ये मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देगा। या एमसी सोचता है कि इस लड़की को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ब्लफ कर रहा हूँ, ऐसे झूठ मूठ में बता रहा हूँ। हाँ अगर मैं पहले खुद के बारे में सोचूं तो मैं बिल्कुल ही केयर फ्री हुआ करता था, मैं बिल्कुल भी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचता था। तो एमसी कहता है मैं खुद चेक करूं तो ये तो चलेगा मेरे लिए। तो ये लड़की भी एक स्माइल देते हुए खड़े होने लगती है और वो कहती है हाँ तुम अभी चेक कर सकते हो। तो एमसी कहता है नहीं मुझे अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इससे तो ये लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। या एमसी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली कोई फेयर प्ले करती है, और जबकि अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो क्यों ना हम ये उनके सामने प्रूफ करें। इससे तो ये लड़की भी कंफ्यूजन में पूछती है क्या किन के सामने? फिर ये खुद ही समझ जाती है क्या तुम उनकी बात कर रहे हो? तो माइकल भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, कुछ ऐसे लोग जो सबसे फेयरली जज करते हैं, चलो पार्सल ऑफ फैमिली के सामने प्रूफ करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होके एक कैरेज में आता है। यहाँ पर एक गार्ड कहता है यंग मास्टर हम यहाँ आ चुके हैं। अंदर से एक आवाज आती है मारियम तुमने अच्छा काम किया। देन एक बंदा बाहर आता है और हमें पता चलता है ये तो बड़ा ही हैंडसम सा बंदा है और ये इसी पैलेस की तरफ देखते हुए कहता है तो अंपायर का 5th रैंक नाइट यहाँ पर रहता है ना? देन वो एक स्माइल देता है और आगे बढ़ने लगता है। पर उसके बगल में खड़ा गार्ड कहता है मैं आपसे पहले ही रिमाइंड करता हूँ प्लीज काउंट की फैमिली से कोई पंगे मत लेना और उनकी फैमिली से फाइट वाइट तो बिल्कुल मत करना। तो ये कहता है अरे तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? पर अगर मुझे थोड़ा चांस मिला तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक बार फाइट तो ले ही सकता हूँ काउंट से। बंदे में दम तो है, सीधे ही काउंट से ही फाइट लेने का सोच रहा है। ये सुनकर तो इसका गार्ड बिना कुछ बोले सीधे इसको घूरने लग जाता है। ये देख के तो लियोन चिल्लाने लग जाता है फाइन फाइन मैं बस ये मजाक कर रहा था। देन वो अपने गार्ड से पूछता है वैसे ये यहाँ की प्रिंसेस इसने कुछ दिनों पहले ही अपनी एंगेजमेंट को तोड़वा ली ना? तो ये गार्ड भी हंसते हुए बताता है हाँ क्योंकि इसका आदमी वो वालपर्गेस का फेमस सक्सेसर था। तो लियोन भी कहता है ओ बस यही रीजन था या फिर कुछ अदर भी रीजन है? मैंने उसके बारे में थोड़े और भी रूमर्स सुने हैं। तो ये गार्ड कहता है ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है, ये फेमस लेंडल फैमिली है, ये हमारे आर्मी कैवलरी की सेंटर है, और अगर इसमें कोई सस्पिशियस रीजन था भी तो इसका तो कोई तरीका ही नहीं है कि मार्क्विस इसके लिए बिल्कुल शांत बैठे होते। तो इसके लिए तो लियोन
भी हाँ करता है और वो कहता है तो वालपरियस के सक्सेसर इतना लुल्लू पुच्चू था कि उसने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़वा ली। उसके रूमर्स तो मैंने भी सुने हैं, पर वो वालपरियस फैमिली की ब्लड लाइन से आता है। तो उसका गार्ड कहता है ब्लड लाइन से इसका मतलब ये थोड़ी कि हर हेयर बिल्कुल ही अच्छा ही होगा। तो लियोन थोड़ा सोचते हुए कहता है पर मेरे सेंसेस ऐसा कह रहे हैं कि ये इतना भी सिंपल नहीं है। फिर हमारा सीन चेंज होकर अंदर यहीं पर ही आ जाता है। यहाँ पर इलेन कहती है क्या तुमने क्या बोला? तो माइकल कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? देन वो आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है चूंकि काउंट पार्सलोप यहाँ पर खुद आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जो इनजस्टिस फील हो रहा है सीधे ही उनसे ही रिजॉल्व करवा लेते हैं ना। देन वो बिल्कुल इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है क्यों, क्या तुम्हें नर्वसनेस फील हो रही है? तो ये लड़की भी इससे बहुत हैरान हो जाती है, इसको भी पसीने आने लगते हैं, पर वो इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम वालपरियस फैमिली के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तो माइकल अपने कपड़ों में हाथ डाल के एक मेडल को निकालता है और वो कहता है पर मैं हूँ। ये देख के तो ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वो खड़ी होते हुए कहती है क्या ये तो। ये देख के माइकल कहता है हाँ ये वालपरियस का एम्बलम है और जब तक ये मेरे पास है तब तक मैं वालपरियस फैमिली का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। फिर हमें इस एम्बलम के बारे में बताया जाता है कि जब इस एम्बलम को दिखाया जाता है तो सारी कन्वर्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वालपरियस फैमिली के नाम पे आ जाती है और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वालपरियस फैमिली पे आएगी। पर अगर दूसरी तरफ से देखें कि अगर एलन झूठ बोलती है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एलन वालपरियस की नंबर 1 एनिमी बन जाएगी। या माइकल कहता है ये तो कितनी अजीब बात है, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो? या एलन चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम जो बोल रहे हो उनके तुम्हारे शब्दों में कितना भार है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि वालपरियस फैमिली भी इसको उठा नहीं पाएगी। पर माइकल तो अब भी हंसते हुए कहता है मेरे ख्याल से फ्यूचर में ही देखा जाएगा। फिर वो एक सीरियस टोन में पूछता है तो अब तुमने क्या चुना है? तो ये लड़की भी अब हेजिटेट करने लग जाती है और वो कहती है मैं तभी पीछे से उसका फादर आ जाता है और वो कहता है रुको, और हमें दिखाते हैं यहाँ पीछे से उसका फादर भी आ चुका है और ये लड़की भी हेजिटेट करती हुई कहती है फादर, और यहाँ माइकल कहता है ओ आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, और वो आते ही कहता है एलन अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। और माइकल कहता है अब हम सच में बात कर सकते हैं ड्यूक लैंडन, और एमसी इसके बारे में बताता है कि ये एम्पायर के 12 स्वॉर्ड्समैन में से एक है और ये 5th रैंक नाइट है एम्पायर का, और ये एक ऐसा पर्सन है जो डीमन गॉड के हाथों सब कुछ हार जाएगा और ये आने वाले खतरे को संभालने के लिए बहुत एसेंशियल है। यहाँ ड्यूक माइकल से पूछते हैं क्या तुम सच में माइकल हो? तो माइकल कहता है ऑफ कोर्स मैं माइकल हूँ। देन ये ड्यूक भी इसको घूरने लग जाते हैं और वो कहता है तुम्हारी फिजिक से तो ऐसा लगता ही है कि तुम माइकल हो, पर तुम्हारे अब एटीट्यूड से नहीं लगता, तुम थोड़े अलग लग रहे हो। क्या तुम्हें मार्क्यूस ने ड्रैगन हार्ट दे दिया है? तो अपना एमसी कहता है मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। तो यहाँ ड्यूक कहता है क्या तुमने देखा भी नहीं, पर वो तो तुम्हारी फैमिली के पास ही है। तो अपना एमसी कहता है हाँ मेरे फादर बहुत कंजूस हैं, मैंने कई बार उनसे दिखाने का बोला भी पर उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं दिखाया। तो ये काउंट भी उसके बारे में सोचता है और कहता है हाँ ये ईडन तो हमेशा से ही ऐसा रहा है, पर मुझे तो ये भरोसा भी नहीं हो रहा कि वो अपने बेटे को भी अपनी चीजें नहीं दिखा सकता। तो माइकल कहता है हाँ वो एक मार्क्यूस है, उन्हें थोड़ा जेनरस होना चाहिए। देन काउंट एक झलक माइकल को देखता है और एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है तुम्हें से दिखते तो नहीं हो पर हमारी थिंकिंग तो एकदम सेम है। वो यहाँ थड़ा के मार के हंस रहा था पर उसकी बेटी इसको घूरे जा रही थी और यहाँ माइकल सोच रहा था कि लगता है मैंने उनका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। देन वो कहता है तो अब क्या सोचते हो आप? तो यहाँ काउंट भी अपनी चेयर पे बैठते हुए कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो अपना एमसी कहता है आप नाटक मत कीजिए जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं उस एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो वालपरियस और लैंडर फैमिली के बीच में थी। तो ये काउंट पे कहता है वो एंगेजमेंट। देन वो एक स्मेल देता है और एक इविल हंसी हंसते हुए कहता है हमने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है, ना इससे यहाँ कुछ ज्यादा है ना इससे कुछ कम। तो माइकल कहता है क्या सच में बस एक यही रीजन था? तो ये भी हंसते हुए कहता है क्या और कोई भी रीजन होना चाहिए था क्या? तो माइकल कहता है अब मैं सीधा ही पॉइंट पे आऊंगा। एंगेजमेंट के दौरान इलेन सीक्रेटली ऑरा ट्रेनिंग कर रही थी। ये सुनकर तो ड्यूक एकदम से जोर जोर से ठड़ा के मार के हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो माइकल से कहता है अगर मेरी बेटी ऑरा ट्रेनिंग सीक्रेटली कर रही होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? मैं इस एम्पायर में 5th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। तो माइकल कहता है हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको यह कुछ पता ना हो। तो ये भी हंसते हंसते एकदम से रुक जाता है और वो एक घटी सी शक्ल बनाते हुए एकदम भारी आवाज में कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ? इनका ये रिएक्शन देख के तो एक बार को माइकल भी भटक जाता है और वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि इनको भी पता ही ना हो कि उनकी बेटी सीक्रेटली ऑरा ट्रेनिंग कर रही है और उन्हें ये बाद में पता चला हो। देन उन्होंने दोनों बच्चों में नापतोल की हो, एक बेवकूफ जिससे मेरी बेटी की शादी तय हुई है या फिर उसकी खुद की बेटी का स्वॉर्ड का टैलेंट। इन दोनों
दोनों में से किसकी कीमत ज्यादा है उसके लिए। डुक कहता है मुझे पता है कि तुम अपसेट होगे अपनी एंगेजमेंट टूटने की वजह से, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैसे भी रिएक्ट करो। यहाँ पर माइकल सोचता है इन्हें जरूर ये पक्का होगा कि मैं उस मैजिक टूल को भी नोटिस नहीं कर सकता जिसे मेरे फादर तक नोटिस नहीं कर सके, और इनका ये प्रेशराइजिंग ऑरा, मैं तो इतने खतरनाक ऑरा के सामने ठीक से सोच भी नहीं पा रहा, पर मुझे ऐसा ऑरा झेलने की आदत है। देन वो कहता है अभी कुछ ही समय पहले जब मैं एलन से चिपका चिपका रहता था, उसी समय एलन ने एक गलती कर दी। वो अपनी गर्दन की तरफ इशारा करता है और वो कहता है यहाँ, बस यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए नोटिस किया था उसे। ये सुन के तो इलन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इलन का ये रिएक्शन देख के काउंट भी अपनी कुर्सी नोचने लग जाता है। और यहाँ माइकल कहता है मुझे पक्का पता है कि आपको तो ये पता ही होगा। देन ये सुन के तो काउंट भी अब चुप रह जाता है और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है और अगर तुम्हें कोई वहम हुआ हो तो अपना एमसी कहता है क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। देन एमसी खड़ा होने लगता है और वो कहता है कि अगर आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते ठीक है तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ही चलता हूँ। और वो यहाँ से बाहर जाने लगता है और वो वहां से रुकता है और कहता है ओ हाँ, अगर मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तो मैंने तो सुना था कि यहाँ पर काउंट लियोन पार्सलोप आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि जाते जाते मैं सीधा उन्हीं से ही टकरा जाऊँ। ये सुनकर तो यहाँ काउंट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। देन वो एकदम से माइकल से कहता है रुको माइकल। देन यहाँ एमसी कहता है ओ तो क्या अब आप एडमिट करने वाले हो। देन डुक कहता है ठीक है माइकल, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तो माइकल भी खुशी से कहता है बिल्कुल बताइए। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ एमसी कह देता है ठीक है तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक एग्रीमेंट पे आ ही गए हैं, ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। देन यहाँ एमसी जाने लगता है और अभी मैं बताया नहीं गया कि ये लोग किस एग्रीमेंट पे आए हैं। यहाँ पर ये सारे लोग एकदम मातम के माहौल में छा जाते हैं। ये लड़की भी एकदम कंफ्यूज होने लगती है और वो कहती है क्या उसने सच में नोटिस कर लिया। मुझे लग तो रहा था कि उसके पास कुछ तो रीजन है, पर मुझे ऐसा लगा कि वो बस ऐसे ही ब्लफ कर रहा है। ब्लफ करने का मतलब लंबी लंबी फेंकना। दोनों परेशान होते होते अपना सर ही पकड़ लेती है और वो कहती है अब जब वालपर्गियस को सब कुछ पता चल ही गया है तो वो जरूर हमसे एक बहुत ही बड़ी कीमत वसूल करेंगे। और वो परेशानी से अपने पापा को आवाज लगाती है और कहती है पापा हम क्या करेंगे। यहाँ उसके पापा भी उसकी बेटी से कहता है शांत हो जाओ बेटा, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो बस एक बेवकूफ है जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं गलत था और मैं ये सोचता था कि मैं लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के लिए एक कहावत है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तेनी लड़की कहती है पापा अगर जरूरत पड़ी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज मुझ पर शिफ्ट कीजिएगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी क्योंकि सारी गलती तो यहाँ मेरी ही है। तो उसका फादर कहता है इससे कुछ नहीं बदलेगा, भले ही तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे भी ले लो क्योंकि ये प्रॉब्लम इन फैमिलीज के बीच की है। तो ये भी कहती है पर देन उसका फादर बीच में उसकी बात काटते हुए कहता है इसके अलावा मैंने भी तो तुम्हें इसके लिए अलाउ किया था ना, तो क्या एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये सुन के इलन की बॉडी भी कांपने लग जाती है और उसका फादर भी सोचता है किसने ये प्रिडिक्ट किया था। देन वो अपने पास्ट को याद करता है जहां पर इलन ने खुद से ही अपने ऑरा को अवेकन कर लिया था और वो इससे बहुत खुश लग रही थी और ये सब उसके फादर ने भी नोटिस कर लिया था। एंड देन वो सोचता है कि किसने ये सोचा होगा कि कोई लड़की अपने खुद से ही ऑरा को अवेकन कर सकती है बिना किसी की ट्रेनिंग की हेल्प के। और उसकी बेटी की खुशी देख के उसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जरूर एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट जीनियस है। क्या इस हंसी को देख के अबे ये साइकोपैथ नहीं लग रही तुम लोगों को। देन वो अपनी बेटी की कांपती हुई बॉडी की तरफ देखता है और वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा टैलेंट ही नहीं बल्कि तुम्हें भी उस टाइम पे प्रोटेक्ट करना चाहता था। और वो कहता है क्योंकि ये एग्रीमेंट हमने तोड़ा है तो वालपर्गियस फैमिली इसी एग्रीमेंट के जैसा कोई कीमती चीज ही हमसे मांगेगी। देन यहाँ पर ये लड़की कहती है पर फादर, तो वो कहता है हाँ चलो सब ठीक है, वो हमसे कुछ अनरीजनेबल चीज के बारे में डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बच्चा हमारी फैमिली का डाउनफॉल नहीं देखना चाहता। ये सुन के इलन भी कंफ्यूजन में पूछती है क्या आप कहना क्या चाहते हो। तो उसका फादर कहता है मतलब कि तुम जितना सोचती हो वो बच्चा इतना भी बेवकूफ नहीं है। देन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है तुम अभी नहीं समझोगी, बस देखती जाओ, अब भी यहाँ बहुत कुछ है तुम्हें सीखने के लिए। फिर हमारा सीन बाहर आ जाता है। लियोन यहाँ पर आ चुका है अपने गार्ड्स के साथ और यहाँ लियोन कुछ नोटिस करता है। उसके सामने ही माइकल खड़ा है और वो कहता है कौन हो तुम और तुम मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो। तो यहाँ पर अपना एमसी कहता है मैं माइकल वालपर्गियस हूँ। ये सुन के लियोन कहता है क्या कौन। तो एमसी रिपीट करता है माइकल वालपर्गियस। देन ये इसको घूरने लगता है और वो इसके पोस्चर को देखता है, देन वो इसकी स्मेल को देखता है और कहता है ये ऐसा लग तो नहीं रहा जैसा रूमर्स में है, क्या ये झूठ बोल रहा है। देन वो सीधे माइकल से कहता है क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या चल रहा है। मैं अगर ध्यान से रिमेम्बर करूं तो आज मैं यहाँ की प्रिंसेस से मिलने वाला था, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो माइकल कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो, मैं बस यहाँ पर कुछ चीजें फोर्स कर रहा था। तो कहता है क्या फोर्स कर रहे थे। तो अपना एमसी कहता है मैं बस जो चीजें खराब कर रहा था। देन एकदम से इसको घूरने लग जाता है और वो कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। देन एमसी कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं आंक रहा। तो ये कहता है क्या तो तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। देन वो अपना खतरनाक सा स्पिरिचुअल प्रेशर इसके ऊपर रिलीज करता है और कहता है किस तरह की बुलशिट है ये, हमें दिखाते हैं इसके ऊपर ही बहुत पावरफुल सा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। और अपना एमसी सोचता है क्या
का ये एक्सप्लोसिव मोमेंटम, ये पावर जरूर शॉर्ट सेंट के टाइटल के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड देन एमसी अपना बस हाथ हिलाता है और सारा का सारा मोमेंटम गायब हो जाता है और इससे तो ये भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देन लियोन माइकल से कहता है क्या तुमने अभी ये क्या किया? दुनिया एमसी कहता है अब इतना भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस थोड़ी बहुत चीजें तो कहा था। तो लियोन कहता है क्या तुम सच में माइकल वालपर्गिस ही हो? मैंने तो सुना है। तो माइकल कहता है हाँ मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे ही पता है। और यह माइकल सोच रहा था कि ये पूरी तरह से झूठ नहीं है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा, और वैसे भी पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिमन गॉड का इन्वेजन आ रहा है और इसके साथ साथ देन वो उसी लेजेंडरी हीरो को याद करता है और कहता है कि वो फकर भी अब एक लेजेंडरी वॉरियर के तौर पर रजिस्टर होने वाला है, मैं उस कमीने को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और इसकी वजह से यहाँ एमसी का मूड बिल्कुल ही बदल गया था, जिसे यहाँ लियोन भी नोटिस कर लेता है और वो बिल्कुल अलर्ट हो गया था। और यहाँ माइकल कहता है हाँ क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ गलत है क्या? तो लियोन कहता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम किसी को स्टैब करना चाहते हो। तो एमसी कहता है हाँ क्योंकि मैं सच में किसी को स्टैब करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो लियोन भी चुप रह जाता है। देन माइकल कहता है अब शांत हो जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो यहाँ लियोन को भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है ठीक है बोलो। तो माइकल कहता है तुम यहाँ एलन के साथ अपनी एंगेजमेंट सेट करने के लिए आए थे ना? शायद ये एंगेजमेंट सेट हो भी जाती अगर यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ होता तो लियोन कहता है ओह तो तुमने इसीलिए इंटरफियर किया क्योंकि तुम गुस्सा हो रहे हो अपनी एंगेजमेंट टूटने की वजह से? तो यहाँ एमसी हंसते हुए कहता है हाँ नो वे, उसके लिए तो अब मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। देन वो अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है नहीं अब मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि तुम में हूँ। और ये सुनकर यहाँ चारों तरफ से सन्नाटा छा जाता है। देन अपना एमसी कहता है नहीं बस बोल रहा था, मैं तो वुमेन्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो लियोन पूछता है तो मुझ में क्यों इंटरेस्टेड हो? तो अपना एमसी भी एक स्माइल देता है। देन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपना एलाय बनाना चाहता हूँ, मतलब अपना ही साथी बनाना चाहता हूँ। और ये वाला सीन अभी सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लियोन कहता है क्या तू पागल मागल हो गया है क्या तेरा दिमाग ठिकाने पे? यहाँ माइकल अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ पर लियोन एक तलवार के सहारे से माइकल को आवाज लगाता है और उसके बगल में ही एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी थी और उसने अकेले के दम पे ये सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया था। और यहाँ पर उसकी भी हालत बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी और वो भी मरने की कगार पे है। पीछे से माइकल कहता है तुम मरने वाले हो, ये घाव हील नहीं हो सकते। तो यहाँ लियोन कहता है हाँ मुझे पता है, अगर मैंने ये ऑरा ट्रेनिंग 1 साल पहले सीख ली होती तो मैं इसे पहले मार देता। माइकल भी इसके पास आता है और नीचे शांति से देखने लगता है और वो नीचे डेड बॉडी को देखता है कि यहाँ पर इसने अकेले के दम पे डीमन गॉड की आर्मी के 3rd कमांडर को मार गिराया। इससे तो उस फकर से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने एक पूरी आर्मी की मदद ली बस आर्मी के 2nd कमांडर को हराने के लिए, उसमें भी उसकी 90% आर्मी खत्म हो गई। ये तो सच में बहुत ही इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, पर अफसोस अब लियोन का साथ यहीं तक था। और यहाँ पर माइकल लियोन से पूछता है क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं जो तुम अपनी जनरेशन को बताना चाहते हो? तो लियोन कहता है अब मुझे क्या ही कहना चाहिए, इससे अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एटलीस्ट मैं इस बंदे को तो अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। तो माइकल इसके सर पे हाथ रखता है और कहता है हाँ अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मरी मरी आवाज में कहता है हाँ अब मुझे नहीं करनी चाहिए। देन वो कहता है माइकल मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो माइकल कहता है हाँ पूछो। तो वो पूछता है हे तो क्या मैं सच में कोई वॉरियर नहीं बन सकता था? फिर हमारा सीन एक घर के ही बाहर आराम गृह में आ जाता है। एक अच्छा सा चबूतरा सा नहीं बना के रखते हैं ये लोग, जहाँ पर आराम से बैठते हैं, कोई नदी वदी का दर्शन करते हैं, मजेदार से वहीं पे बैठे हुए हैं ये लोग। और यहीं पर अपना एमसी कहता है मैं कुछ स्पेशल बात नहीं करने वाला हूँ, यही एजुकेशन ब्यूरो में कुछ तो रूमर्स फैल रहे हैं ना, आई थिंक ये रूमर्स पार्सल ऑफ फैमिली तक भी पहुंचे होंगे। तो लियोन कहता है क्या रूमर्स, क्या ये किसी वॉरियर प्रोफेसी के बारे में था जो कोई अपकमिंग डिजास्टर्स को रोकने वाली है? तो एमसी भी कहता है हाँ। तो लियोन तो इसे तुरंत ही इनकार कर देता है और वो कहता है कि क्यों इतना चिंता कर रहे हो, ये कोई पहली बार थोड़ी है किसी प्रोफेसी ने ऐसा कुछ हंगामा मचाया हो, क्यों इस पे फालतू में कोई टाइम वेस्ट करना है जो कि कुछ करती वर्ती है नहीं। तो माइकल कहता है ये काफी जानी मानी प्रोफेसी है। तो लियोन भी इसकी तरफ देखता है और एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है हाँ ये जानी मानी तो है। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अभी तक कोई भी डीमन गॉड की एक्सिस्टेंस के बारे में नहीं जानता, पर उसके बारे में कुछ प्रोफेसीज अब फैलना शुरू हुई हैं और इन्हीं में एक सबसे ज्यादा जानी मानी प्रोफेसी है कैसेंड्रास प्रोफेसी। ये बाकी प्रोफेसीज की तरह नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल गई है। हाँ पर मेरे अलावा कोई इस पे भरोसा नहीं करता। यहाँ लियोन माइकल का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या वल्परगियस अब भी इस दुनिया में डीमन गॉड जैसी नॉनसेंस पे भी भरोसा करते हैं? तो माइकल कहता है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इसमें साथ दो। तो लियोन तो तुरंत ही इससे कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे ऐसी बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इसकी बातों को यूजलेस बता के यहाँ से जाने लगता है, पर तभी अपना एमसी कहता है मोलियर्स और ट्रेनिंग मेथड, जिससे तो ये भी एकदम के लिए स्टंट रह जाता है। तो लियोन माइकल
माइकल से कहता है क्या 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 बोला तूने? तो माइकल कहता है इवन जीनियस स्वॉर्ड मास्टर तुम्हारे जैसे सेंट भी हमेशा के लिए ग्रो नहीं कर सकते। तो लियोन भी एक टाइम के लिए आराम से बैठने लगता है और एमसी इसी ऑरर ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में ही बताता है उसको कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मेथड है। मोलिंगर्स ऑरर ट्रेनिंग मेथड ये एक टैलेंटेड इंडिविजुअल ने बनाई थी जो कि पूरी स्वॉर्डमैनशिप की हिस्ट्री में 5th रैंक पे आता था। तो लियोन गुस्से में कहता है हाँ तो इसके बारे में क्या? तो अपना एमसी स्माइल देते हुए कहता है अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो मैं मोलिंगर के द्वारा छोड़ी गई पूरी ऑरर ट्रेनिंग मेथड तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये सुनकर लियोन टेबल पे एक जोरदार हाथ पटकता है और एकदम से खड़ा होते हुए इस पे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मोलिंगर बस एक छोटी सी बुक छोड़ के गया था और कुछ नहीं। और इवन वो एक बुक भी, तभी अपना एमसी इसकी बात को काटते हुए कहता है वो एक बुक भी इनकम्प्लीट थी। या माइकल हमें बताता है कि लियोन ने बस मोलिंगर की हाफ ऑरर ट्रेनिंग मेथड को ही सीखा है और मुझे ये ट्रेनिंग मेथड पूरी तरह से याद है। या माइकल लियोन से कहता है मुझे इसके बाकी की हाफ ट्रेनिंग मेथड के बारे में भी पता है, मैं तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं मांगने वाला हूँ और मुझे इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये एंगेजमेंट करते भी हो या नहीं, मैं बस तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। तो लियोन कहता है वो प्रोफेसी? तो लियोन भी कहता है हाँ, कैसेंड्रास प्रोफेसी। तो बताओ तुम क्या चुनने वाले हो? यहाँ लियोन भी अब सोच में पड़ जाता है और वो कहता है क्या वो प्रोफेसी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा अपनी जिंदगी को ऐसे क्यों खतरे में डाल रहा है ऐसी एक प्रोफेसी के लिए। पर मोलिंगर की ऑरर ट्रेनिंग मेथड कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं छोड़ ही नहीं सकता। इसके बारे में अफवाहें तो ऐसी है कि ये इतना बड़ा बेवकूफ है कि लैंडल फैमिली भी इससे एंगेजमेंट को इसीलिए तोड़वाना चाहती है। देन वो माइकल को देखते हुए कहता है पर आखिर ये क्या ही बंदा है? देन लियोन इससे कहता है तुमने अभी कहा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं एंगेजमेंट उस प्रिंसेस से करता हूँ या नहीं। तो हमसे कहता है हाँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे लिए अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कहता है भले तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता पर तुम्हारी फैमिली को तो पड़ता है। तो अपना एमसी एक स्माइल देता है और वो कहता है तुम क्या समझते हो वाल्पिंगर्स के बारे में? यहाँ माइकल अपनी फैमिली का नाम इस्तेमाल करके फालतू के बकवास को यहीं पे रोकना चाहता है। यहाँ लियोन भी ये देख के सोचता है कि इसका कॉन्फिडेंस तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर क्या हो रहा है इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला उससे। देन वो एक स्माइल देते हुए कहता है हाँ पर इसकी बात सही तो लग रही है। देन वो हंसते हुए कहता है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा था पर मेरे ख्याल से तुम उतने भी बुरे नहीं हो। हाँ जो भी हो, पर तुम क्या ये प्रूफ कर सकते हो कि तुम्हारे पास मोलिंगर्स की ऑरर ट्रेनिंग मेथड है? तो एमसी भी खड़े होते हुए कहता है क्या प्रूफ करना है? ठीक है तो मुझे फॉलो करो। देन ये लोग यहीं के एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। माइकल एक तलवार को देखने लगता है। यहाँ लियोन थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है क्या तुम ऐसे ही किसी और के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जा सकते हो? तो लियोन कहता है हाँ मेरे पास परमिशन है। देन वो उसी ब्लेड को चेक करने लगता है कि कुछ उसकी धारवार ठीक है, पर वो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा ही भारी है यार। फिर वो अपनी मसल्स के ऊपर 4th सर्कल का स्पेल मैजिक एनहेंसमेंट स्ट्रेंथ का यूज करता है जिससे उसकी पावर एनहेंस हो जाती है और अपने एमसी को अभी अच्छा लगने लगता है। और ये सब मदारी का खेल देखने के बाद यहाँ पर ही कहता है अब तुम क्या कर रहे हो? तो माइकल भी एक स्माइल देते हुए कहता है तुमने ही तो मुझसे प्रूफ मांगा था, अब ध्यान से देखो मैं तुम्हें कुछ पागलपंती दिखाता हूँ। ये सुन के लियोन कहता है क्या तुम ये प्रूफ करने वाले हो? पर तुम तो एक मेज हो ना। तो माइकल इसे बताता है कि ये बाकी की ऑरर ट्रेनिंग मेथड से कंपेयर करो तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मोलिंगर अपनी ऑरर ट्रेनिंग की एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान देता था। और वो बताता है कि इस ऑरर ट्रेनिंग मेथड के प्रिंसिपल बाकी ऑरर ट्रेनिंग मेथड से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ पर मोलिंगर की ऑरा इम्पार्टमेंट ये तुम्हारी बॉडी पे एक यूनिक इंग्रेवमेंट कर देता है। बाकी की ऑरर ट्रेनिंग मेथड से तुम अपना बस 40% ऑरा ही रिलीज कर पाओगे, पर मोलिंगर की ऑरर ट्रेनिंग मेथड से तुम 70% रिलीज कर सकते हो। देन माइकल कहता है अपने ऑरा को बाहर निकालो। तो लियोन कहता है क्या एकदम से क्यों? तो माइकल कहता है मुझे चेक करना है, जल्दी निकालो। तो लियोन भी फ्रस्ट्रेशन में कहता है हाँ ठीक है। देन अपने अंदर से ऑरा रिलीज करने लगता है और उसके फोरहेड पे और उसके हाथ पे अजीब सा ही मार्क बनने लग जाता है। और माइकल भी ये सब देख रहा था और वो सोचता है कि ये उतना भी अलग नहीं है, ये डेफिनेटली मोलिंगर के ऑरर ट्रेनिंग मेथड के ही इंक्रीवमेंट हैं। और वो कहता है कि तुमने इसके हाफ को सीख लिया है। तो यहाँ पर लियोन कहता है ये बस मेरी लिमिट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। या माइकल कहता है कि मैं उतना भी ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि कैसे तुमने मोलिंगर की ऑरर ट्रेनिंग मैनुअल का पता लगाया। तो यहाँ लियोन कहता है मैं बस थोड़ा सा लकी हो गया था, उस समय मैंने ट्रेनिंग मेथड ढूंढने में कुछ ज्यादा ही लंबा समय लगा दिया था, वो तो मेरे फादर की वजह से मुझे ये ट्रेनिंग मेथड मिल गई। देनो इसके बारे में सोचता है और वो बताता है कि मैंने जब इसको प्रैक्टिस किया तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये बस मुश्किल से आधी ही है। ये देख के माइकल सोचता है हाँ ऐसी गलतियां होती रहती हैं क्योंकि वैसे भी लियोन का भी ये पहली बार होगा ऑरर ट्रेनिंग मेथड सीखना। देनो अपने पास्ट लाइफ की याद करता है जहां लियोन ने ये मान लिया था कि अब उसका अंत आ गया है और उसने उस टाइम पे उस मोलिंगर की ऑरर ट्रेनिंग मेथड को कंप्लीट कर लिया था खुद से ही और उसने उस पूरी टेक्निक को एमसी को ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ पर एमसी सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कभी होने ही वाला है, पर अब मैं इसके टेक्निक को इसी को ही पास डाउन करने वाला हूँ। देन माइकल अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मैं बस ये कुछ ही बार कर पाऊंगा, तो ध्यान से देखना। देनो अपनी तलवार लेके अच्छे से अपना ऑरर रिलीज करने लगता है। देन उसके हाथों पे वही इंग्रेवमेंट्स बनने लगती हैं और वो अपनी ऑरर ट्रेनिंग मेथड को कल्टीवेट करने लगता है। ये देख के यहाँ लियोन भी बहुत हैरान हो गया था और वो हैरानी से चिल्लाता है नो वे,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सच में मोलिंगर की और ट्रेनिंग मेथड ही है। माइकल को ये मेथड यूज करता देख के लियोन तो पूरा सदमे में चला जाता है, वो तो सीधा ही नीचे गिर जाता है और वो कहता है ये तो सच में पागलपन है। और यहाँ माइकल को ये ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी और वो सोचता है कि मैं तो इसे मुश्किल से 30 सेकंड ही कंट्रोल कर पाऊंगा। आखिरकार एक मेज और स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग मेथड पूरी तरह से डिफरेंट ही होती है। देन वो लियोन से कहता है क्या तुमने ये देखा? इस तरफ लियोन की तो अब हिम्मत ही जवाब दे चुकी थी और वो कहता है क्या तुम कोई मेज नहीं हो? तो अपना एमसी कहता है हाँ मैं तो 100% मेज हूँ, पर अभी ये जरूरी नहीं है, इतना काफी होगा ये मेथड प्रूव करने के लिए कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर लियोन तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो हाथों से जेस्चर बनाते हुए कहता है तो बस ऐसे करना और फिर ऐसे, और वो अपने सर पकड़ लेता है और वो कहता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे दिमाग का दही हो रहा है। देन वो इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है क्या तू सच में मुझे ऐसे ही सिखा नहीं सकता? मैं कह रहा हूँ मैं अपने शब्दों पे जरूर खरा उतरूंगा। तो अपने एमसी कहता है हाँ ठीक है, पर ये सुन के भी लियोन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है हाँ मुझे तो लगा ही था, तुम मुझे इतनी आसानी से तो नहीं सिखाएगा है ना। फिर ये एकदम से रियलाइज करता है कि उसने क्या बोला और वो कहता है क्या हाँ क्या तू सच में मुझे सिखाएगा? तो अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी और की जगह पे तो मैं तुझे इतनी सीक्रेट मेथड नहीं सिखा सकता, जब तू मेरी वालपिंगेस हाउस में आएगा तब मैं तुझे ये सिखा दूंगा। यहाँ लियोन एक परेशानी भरा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या इतनी आसानी से? पर वेट तू कहाँ जा रहा है? तो एमसी कहता है कि हाँ मेरा काम तो हो गया, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनने के बावजूद लियोन पीछे से इसको चिल्लाने लग जाता है अगर तूने वहां पे आया और नहीं सिखाया ना तू सच में एक सन ऑफ अ बिच होगा, अगर तूने नहीं सिखाया तो मैं सोच लेना तूने वादा किया है। पर लियोन को पता था ये बहुत ही ज्यादा पागल बंदा है, तो इस तो सब कुछ इग्नोर करते हुए सीधे ही पैलेस में अंदर जाने लगता है और वो अंदर जाते जाते किसी की आवाज सुनता है हाँ माइकल। तो अपना एमसी भी उसकी तरफ मुड़ता है और वो देखता है बगल में ही काउंट खड़े थे। तो अपना एमसी भी कहता है मैं जाने से पहले आपसे मिलने ही वाला था, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे यहीं पर ही मिल जाएंगे। तो काउंट भी अपनी शांत आवाज में कहता है तुम अभी इतनी जल्दी जा रहे हो? वेल मेरे ख्याल से तुम यहाँ जो करने आए थे वो सब तो तुम कर ही चुके हो, तो इसीलिए अब जा ही रहे हो। तो एमसी भी समझ जाता है कि ये सिल्ली ओल्ड मैन इसने सब कुछ सुन लिया। देन वो इसकी टांग खींचते हुए कहता है आप तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इतने पावरफुल कि आपको तो ये सब सुनने में कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई होगी। और यहाँ देखो इसकी शक्ल देख के साफ साफ पता चल रहा है ना कि ये किसी ऐसे बंदे की शक्ल है जिसकी चोरी अभी अभी पकड़ी गई हो। देन वो कहता है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। देन वो इसके सामने माफी मांगते हुए कहता है मैं सबसे पहले तुमसे और तुम्हारी वालपर्गियस फैमिली से माफी मांगना चाहता हूँ, और रही बात कंपनसेशन की वो सब कुछ मैं तुम पे डिसाइड करने के लिए छोड़ता हूँ। या माइकल मन में सोच रहा था कि ये तो कितना सरप्राइजिंग बात है, इसे तो पता भी नहीं है कि मैं आगे चल के क्या मांगने वाला हूँ। देन वो कहता है तो आपने डिसीजन बना लिया? देन वो कहता है हाँ अब आपने सीन बना ही दिया है। तो और यह माइकल सोच रहा था कि इसका पेशेंस तो सच में अच्छा है, ये एम्पायर की लार्ज फैमिली में से एक में आता है तो इसका इतना पेशेंस तो होना ही चाहिए। यहाँ पर वो कहता है मैं पहले आपसे ये माफी मांगना चाहता हूँ, बिना बताए मैं यहाँ पर आ गया और मैं आशा करता हूँ कि लियोन के साथ आपकी बेटी का मैरिज प्रपोजल अच्छा जाए। यहाँ काउंट कहता है क्या मैरिज? मैंने जितना सोचा था तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा काला हार्ट है, जिस मैरिज के बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो तुम पहले ही मिट्टी में मिला चुके हो। तो माइकल भी हंसते हुए कहता है हो ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ। तो काउंट भी कहता है मेरे ख्याल से सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा तुम चाहते थे। तो अपना एमसी कहता है नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो मन में सोच रहा था मैंने बस लियोन को एक और ऑप्शन दिया है, वैसे भी लियोन की पर्सनैलिटी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसने सोचा होगा कि ये एंगेजमेंट अब इसलिए टूटी थी क्योंकि तुम लोग ज्यादा अच्छे नहीं हो गए। यहाँ काउंट भी यही सब सोच के अपना सर पकड़े हुआ था। देन वो एकदम से माइकल की तरफ देखता है और वो उससे पूछता है वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या हम वालपर्गियस का ट्रस्ट फिर से कभी जीत पाएंगे? ये देख के माइकल समझ जाता है जरूर इसके दिमाग में अभी खतरे की घंटियां बज रही होंगी। देन वो इससे हंसते हुए कहता है कि अगर लेंडल फैमिली खुले दरवाजों से अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखाती है तो जरूर आप उस ट्रस्ट को वापस पा सकोगे। तो ये भी हंसते हुए कहता है ओह सिंसियरिटी। देन माइकल काउंट से पूछता है कि अगर एलन के लिए आपको कोई अच्छा सा टीचर मिलेगा तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो ये भी काउंट भी अब हैरान में पड़ जाता है और वो कहता है क्या आप उसे कोई मुझको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो क्या? तो माइकल कहता है आप ही ने कहा कि लेंडल फैमिली अभी वालपर्गियस का ट्रस्ट जीतने का वापस से एक तरीका ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर उसका फादर भी कहता है क्या एक टीचर? पर ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुम कह रहे हो कि हमारी फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप उसे सूट नहीं करती। तो यहाँ एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है। काउंट को इतना सोचता देख के अपना एमसी भी समझ जाता है कि वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई ट्रिक्स खेल रहा हूँ फिर से। देन वो काउंट कहते हैं हाँ तुम्हारे पास सच में बहुत बड़ा काला दिल है। तो अपना एमसी हंसते हुए कहता है नहीं ये तो जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इसी के साथ फाइनली ये वीडियो अब खत्म हो जाती है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों की वीडियो कैसी लगी। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद नहीं भी आई है तो भी लाइक करो, अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना। और अगर कोई और इसको एक्सप्लेन नहीं करता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और तुम लोग समझ रहे हो कि कोई और से मेरा क्या मतलब है। ठीक है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।